नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर। देर से ही सही, लेकिन देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो गई। बच्चों ने पहले दिन इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे और उनके अभिभावक इसे लेकर बेहद खुश भी नजर आए। जाहिर है देश के भविष्य को सुरक्षा कवच मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई। सवाल यह भी है कि क्यों सबसे आखिर में बच्चों का नंबर आया। क्या विदेशों में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों और यहां ज्यादातर बच्चों का इसकी चपेट में आना इसकी वजह है। सवाल यह भी है कि दिनों दिन खतरनाक हो रहे ओमिक्रॉन वायरस और इसके बढ़ते मामलों के बाद क्या समय पर सभी एज ग्रुप के बच्चों का टीकाकरण हो पाएगा। देश के भविष्य को समय से सुरक्षा कवच मिल पाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ रही भीड़ और टूट रहे कोरोना नियमों पर काबू कैसे और कब पाया जाएगा, ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज हम मसला में चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी 15,40,000 किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश भर में बनाए गए कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुंचे। वहीं बच्चों को वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे बाद तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर बच्चों के अभिभावकों से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से वैक्सीन लगवाते समय कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। वहीं किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों को वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। प्रदेश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। बल्लभगढ़ में भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय अस्पताल से की। अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है और जो भी जिनको सेकेंड डोज मिला उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पर नौजवान साथियों का वैक्सीन उसकी आज शुरुआत हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश का है, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें। जो केंद्र और प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन उस पर सब काम करें। वहीं करनाल में भी कोरोना रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 74 जगह तय की गई हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है। आज से जो है कोविड वैक्सीनेशन के जो है हमारे 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो है 74 जगह पे अपना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं, जहाँ पे कि बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं।
तो ऐसे में हमारे बच्चे कहीं छूटे हुए थे। अब उनका भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कि जो है 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण आज से शुरू किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में पलवल के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगवानी शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब जिले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएं। आज 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल, होडल, तीनों सब डिवीजन में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करेंगे। वहीं रोहतक में भी वैक्सीनेशन के लिए टीमों के साथ विभाग ने टीकाकरण क्षेत्र में आवंटित कर दिए हैं। इसमें 18 वर्ष से कम और इससे अधिक उम्र के लोगों को अलग अलग जगह टीका लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि रोहतक जिले में लगभग 58,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। अपने रोहतक जिले के अंदर आप लोगों ने अभी बताया कि हमारे पास लगभग आज 24 के आसपास जो केंद्रों पे जो है किशोरों को जो है 15 से जो हमारे 18 वर्ष के किशोर हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। और एक ये सेंटर है जहां आप खड़े हैं सिविल अस्पताल रोहतक, इसके अंदर जो आपने देखा कि हर व्यवस्था के साथ हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किशोरों के लिए जो है कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। वहीं रादौर के स्कूलों में भी वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। पहले दिन बच्चों में वैक्सीन लगवाने के प्रति उत्साह दिखा। इस दौरान बच्चों ने सबको टीका लगवाना है, कोरोना को दूर भगाना है के नारे लगाए। क्योंकि सिर्फ मास्क ही नहीं है जो कोरोना को रोक सकता है, ओमिक्रॉन जैसी बड़े संकट को रोक सकता है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी दवाई कह सकते हैं कि एक रामबाण कह सकते हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का ये टीकाकरण ऐसे समय में शुरू किया गया है जब ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए ये टीका सुरक्षा कवच का काम करेगा। यही वजह है कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर सेंटर्स पर पहुंचकर अपना टीका लगवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो बिल्कुल कुछ सवाल हैं हमारे, वो सवाल भी आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जो इस टीकाकरण अभियान के शुरू होने के बाद हर किसी के जहन में हैं। और वो सवाल आपसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, आपके बच्चों से जुड़े हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हैं। वो सवाल दिखाते हैं आपको। तो ये बच्चों के टीकाकरण में इतनी देरी क्यों हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या समय पर हो पाएगा सभी का टीकाकरण। हर खबर हरियाणा के कुछ सवाल हैं। एक सवाल यह भी कि टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। एक और अहम सवाल, टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ पर काबू कब और कैसे पाया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। बच्चों के लिए अस्पतालों की तैयारी क्या है, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल। और अब ये कुछ आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, जिसमें 15 से 18 साल के लगभग 15 लाख से ऐसे ज्यादा बच्चे हैं जिनको हरियाणा में ये डोज लगाई जानी है। टीकाकरण सेंटर पर बच्चों की अलग से कतार होने का दावा किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए अलग से स्टाफ होने की बात भी कही जा रही है। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी। इस बात का ऐलान सरकार की ओर से पहले कर दिया गया। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वालों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रदेश में 98% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 70% लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज ले चुके हैं।
प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख कोवैक्सीन की जरूरत है और रोहतक की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को संचालित करने का जो प्रमाण पत्र है वो भी मिल चुका है। ये एक अच्छी खबर भी कहा जा सकता है। आज इन तमाम मसलों को लेकर, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही हमारी ये आज की चर्चा रहने वाली है। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विनू सिंगला जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही बीडी कौशिक जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही पुनीता हसीजा जी जो कि आईएमए प्रेसिडेंट फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद आईएमए की प्रेसिडेंट हैं, उसकी अध्यक्ष हैं। बीडी कौशिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनू सिंगला जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीडी कौशिक जी, शुरुआत में आपसे करूंगा सर। सवाल मेरा आपसे ये है सर कि देखिए, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है। बच्चों के वैक्सीनेशन में इतनी देरी क्यों हुई? इतनी देरी से सरकार को क्यों याद आया कि भाई बच्चों को भी वैक्सीनेट करना है? बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अमेरिका में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले गए, बच्चे इसकी चपेट में आते चले गए, उसके बाद सरकार जागी? जब सरकार को लगा कि भाई स्थिति ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए, ऐसे में बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए। जी अमित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर प्रदेश में वैक्सीनेशन काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है जी। और जैसे सरकार ने वादा किया था टाइम के अनुसार। आपका ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि वाजिब होगा कि पूछना की देरी क्यों। देखिए, इंडिया में पहली बार वैक्सीनेशन जो हमने डोज बनाई है, टाइम ये हमारे साइंटिस्टों का हमको धन्यवाद करना चाहिए, जितना जल्दी उन्होंने ये सब चीज किया है। लेकिन इसके साथ जैसे ही सरकार ने अनाउंसमेंट किया, उसी टाइम के अनुसार हर प्रदेश के अंदर हमने बच्चों की वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है और बड़े अच्छे तरीके से, एक अच्छी मैनेजमेंट के हिसाब से। और मुझे लगता है कि आपके जिस हिसाब से आज के आंकड़े आपके सामने होंगे, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आज का दिन आया है। और ये बच्चों में खुशी का माहौल भी है कि उनको ये लग रहा है कि रामबाण का काम करेगी। तो हमें जो पेरेंट्स को मुझे एक चिंता थी, बच्चों की जो चिंता थी, वो मुझे लगता है हर कीमत पर दूर होगी। और ये रियल में जो हमारा ओमिक्रॉन का जो नहीं, ओमिक्रॉन के आने के पहले बच्चों की चिंता आपने क्यों नहीं की? सवाल ये है, आपने कहा भाई इस पे सवाल उठाना ये अच्छी बात नहीं। सवाल हम नहीं उठा रहे सर, बस हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जब देश में ओमिक्रॉन ने एंट्री कर ली, आंकड़े 1700 के पार पहुंच गए, उसके बाद ही सरकार को क्यों लगा कि भाई अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है? इससे पहले आपको याद क्यों नहीं आई? नहीं अमित जी, किसने कहा याद नहीं है सरकार को? देखिए, इस पे काम तो सरकार उसी टाइम से करी थी जब पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, तो बच्चों की वैक्सीनेशन पे भी काम चल रहा था। जितने हमारी जो 2-3 कंपनियां थी, उन्होंने बड़े जल्दी से वैक्सीनेशन तैयार करके और पूरे देश में हमने बाहर विदेशों में भी अपने लोगों की हेल्प की है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात थी। और उसके साथ साथ जितना जल्दी देश के अंदर, हमारे प्रदेश हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश में जब लोगों को ये मैसेज आया कि भी वैक्सीनेशन बच्चों की भी तैयार हो गई है, तो उससे तो मुझे लगता है कि जितना भी काम हुआ है बहुत जल्दी हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है। जो चीजें हमने कभी देखी नहीं थी। नहीं सर, ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं भाई शोध में टाइम लगता है, आप ये कह रहे हैं कि उसका ट्रायल भी होता है, उसमें भी समय लगता है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रायल आप कर रहे थे, जो शोध आप कर रहे थे, वो थोड़ा सा अगर पहले हो जाता तो हो सकता है कि ये नौबत ना आती कि जल्दबाजी में, जो क्योंकि अब लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है सर। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वहां पर किस तरीके से आपाधापी देखने को मिल रही है। भारी संख्या में बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके अभिभावक भी उनके साथ आ रहे हैं, इससे और ज्यादा भीड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था का माहौल है, उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है सर। नहीं अमित जी, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, टाइम से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, पहले आओ जो नीति हमारी कि जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसी के अनुसार उनका काम होगा। तो बेटर है कि जितनी हमारी ये अभी और इसको अंदर फास्ट करेंगे, हम ज्यादा तेजी लेके आएंगे। कोशिश ये कि जितना जल्दी जो बच्चों का वो वैक्सीनेट किया जाएगा, बहुत जल्दी सरकार करेगी इस मामले में। और हमारे सब डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो वॉलंटियर हैं, सब इस विषय पे काम कर रहे हैं। उनके पूरे सहयोग से मुझे लगता है कि हरियाणा एक देश का पहले राज्य होगा। जैसे हमारा वैक्सीनेशन का काम हुआ था फर्स्ट सेकंड डोज का, वैसे ही बच्चों के अनुसार भी बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग, आज का दिन पहला दिन है, थोड़ी भीड़ भाड़ आपको दिखाई देगी, पर आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ इस सब चीजों की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है,
डीपी कौशिक जी ये कहते हैं कि तस्वीरें जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। आप अगर आपके सामने अगर टीवी है, अगर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि आप देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर किस तरीके से लोग चढ़े हुए हैं, पैर रखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, बहुत कम लोगों के मुंह पर मास्क दिख रहा है। अगर मास्क उनके मुंह पर है भी तो वो या तो नाक के नीचे मिलेगा या मुंह के नीचे मिलेगा। तो ये जो लापरवाही है ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। विनू सिंगला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए सरकार एक एक करके अब सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करने का फैसला लिया है सरकार ने। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो काम है वो आज से शुरू हो गया। कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इसको? आपको लगता है कि देखिए अमित जी, सही समय पर सही कदम उठाया सरकार ने? एक सवाल मैं भी रखूंगी कि क्या जो अब वैक्सीनेशन हो रही है यहाँ भी ये लोग केवल संख्या का खेल दिखाकर मात्र खेल में ही जनता को, युवाओं को और जो हमारे बच्चों को वैक्सीन लगनी है उनको गुमराह करेंगे, या इनके पास कुछ पुख्ता इंतजामात हैं कि हमारी जनता, हमारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें? क्योंकि देखिए अभी आपने कहा कि अचानक से ऐसी क्या आपकी पहले से तैयारियां क्यों नहीं थी कि ओमिक्रॉन के आने के बाद ही बच्चों को ये वैक्सीनेशन की बात शुरू हुई। और उसमें भी उससे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं टीवी पर आकर यह बात लाइव बोल रहे हैं कि अब हम बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। अरे भाई, देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, आज हमारा देश बहुत पीछे चला गया है। आप और बातें काम की भी बोल सकते हैं, ये बात तो कोई भी न्यूज एंकर और आप कैसे भी पब्लिश कर सकते हैं। वे स्वयं आते हैं, अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हैं, जैसे अभी कौशिक जी अपनी ही पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि चारों तरफ अव्यवस्था का ही माहौल है। और एक बात और बताना, आपसे पूछना चाहूंगी कि जनता का क्या काम है? वो केवल कानून को मानने, जनता केवल कानून से डरे, और आप क्या राहत देंगे जनता को? आप बताइए कि एकमात्र विकल्प आपके पास बच जाता है लॉकडाउन। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, ऐसे में बाजार बंद होना, व्यापारियों को आप क्या राहत दे रहे हैं? क्योंकि पहले से आपकी तैयारियां होती नहीं है। टीकाकरण की रफ्तार जो एक शुरू में अच्छे थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, लेकिन फिर वो लोग स्लो हो गए। अपनी पीठ टाइम टाइम पर थपथपाते रहते हैं, इसमें नो डाउट है। लेकिन आज आप ये बताइए कि जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? पीछे जो कोरोना की सेकेंड वेव आई, आपने जो मृतकों की संख्या छुपाई, आंकड़े गलत बताए, जनता को गुमराह किया। हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो यूपी में हो रही रैलीज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाइए, वहाँ कुछ नियम बनाइए। हमारी जनता की जान रैली की बात करेंगे मैम, तो ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। रैली तो आप लोग भी कर रहे हैं, क्या रैली कांग्रेस पार्टी की रैलियां नहीं हो रही है क्या? रैली तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है ना। क्या आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी रैलियों को रद्द कर दिया हो या रैली आप नहीं कर रहे हैं? तो रैली अगर बीजेपी कर रही है तो रैली तो आप भी कर रहे हैं, तो बराबर के हिस्सेदार हैं आप इसके लिए, बराबर के जिम्मेदार हैं आप भी। अगर सरकार इस पर कोई नियम नहीं बनाती है तो बाकी पार्टी रैली क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए। नहीं, आप सरकार के, मैम देखिए, आप नहीं, मेरा सवाल सुनिए। देखिए आप सरकार के नियम का इंतजार कर रही है कि सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। लेकिन देखिए आप इस देश की जिम्मेदार पार्टी हैं। एक वक्त ये था कि एक वक्त ऐसा था जब इस देश की सबसे बड़ी पार्टी आप थे, राष्ट्रीय पार्टी आज भी आप हैं। और ऐसे में ये सवाल आपका करना है कि सरकार जब गाइडलाइन जारी करेगी उसके बाद हम सोचेंगे। इस देश में उठाने के लिए हो रहा है। आप छोटी छोटी बातों पर लाइव बताते हैं। अगर आप कुछ काम की बात बताएं, अगर आप कुछ जनता को राहत देने की बात बताएं, तब तो हम माने भी। लेकिन आपने जनता को क्या राहत दी आप बताइए? हैं? आप बाजार बंद कर देंगे कि शाम को 5 बजे पुलिस की जिप्सियां चली आती हैं। आप बताइए व्यापारी बेचारा कहाँ जाए? आपने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? पहले से क्यों नहीं सबको टीकाकरण हुआ? पहले से क्यों नहीं लोगों को सेफ किया? अब हमारे आपके पास पिछले 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, वो लोग नहीं जा पाए क्योंकि आपकी कमी। जी जो आप सवाल उठा रही है ना, नहीं कर पाए। लेकिन अब जब सरकार को जानबूझ के ऐसे कदम नहीं उठा रही है, सरकार को जानबूझ के ऐसे कदम नहीं उठा रही है, सरकार की मजबूरी है। और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन से भारत कोरोना सैंपलिंग में भी हरियाणा ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। एक टारगेट ये जो बात आप कर रही हैं ये बात ठीक नहीं है। 40,000 सैंपल प्रतिदिन लिए जाएंगे, लेकिन 7 दिन में केवल 2 दिन वो टारगेट पूरा कर सकते। आप टारगेट ही पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी अब जो आंकड़े दिखा रहे हैं लौटूंगा क्योंकि झूठ ही आपकी राजनीति है। झूठ के बल पर आप लोग राजनीति करते हैं। ठीक है, हम तो फिर आग्रह मैं पुनीता आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। अहंकार छोड़िए, जिद छोड़िए, झूठी घोषणाएं छोड़िए। जिस जनता ने वोट देकर आपको पीएम बनाया, उनकी जान बचाने के लिए आप उसका इंतजाम कीजिए। लेकिन आप भी
सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं या मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, उसकी भूमिका ठीक से निभा भी पा रहे हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पुनीता हसीजा जी, सवाल मेरा आपसे मैम, जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं देरी तो हुई है? देखिए, जब ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई, उसके बाद इस बात का फैसला लिया जाता है कि भाई अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, बाकी देशों में हम देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार को भी लगा कि भाई अगर इसमें ज्यादा देरी कर दी तो ऐसा ना हो कि मामला हाथ से निकल जाए, और इसीलिए जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया। तो क्या यह कहा जा सकता है कि देर से आए पर दुरुस्त आए? डेफिनेटली ये जो है फैसला जो है बहुत अच्छा फैसला है कि हमारे 15 से 18 साल के बच्चे जो कि अभी जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जो हमारी एज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन देखो, बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं जब तक कि हमारी रिसर्च नहीं हो, साइंटिफिक डाटा ना हो कि वो ये वैक्सीन उनके लिए है। तो इसीलिए ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इनको बार बार डाटा को एनालाइज किया जाता है कि किस लेवल पे आके हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों को वैक्सीनेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी जिम्मेवारी भी सारी सरकार के बाद ही वैक्सीनेशन ट्रायल्स होते हैं। बड़ों के लिए ट्रायल उसमें भी टाइम लगा, 3 से 4 महीने लगे। ऐसे पर भी ट्रायल हुई, तो वॉलंटियर्स ही कम होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि पीरियड्स बहुत जब तक हमारे पास पूरा डाटा नहीं होगा वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हैं। बट फिर भी हमें इस स्टेप को बहुत वेलकम करना चाहिए जो आज से हमारे है। और ये सारी आई थिंक स्टार्ट होने से एक बच्चों को मैंने खुद देखा, बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पुनीता जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, और इसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं हम भी अपनी तरफ से, हम कोशिश करते हैं, आप भी देखिए, क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी, प्रॉपर आवाज हमें नहीं मिल पा रही है आपकी, बीच बीच में आवाज आपकी कट रही है। इसको हम दुरुस्त करते हैं, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूं, इसको ठीक करिए आप। डीपी कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, बोलिए। जी मैं ये पूछूंगा कि इन्होंने वैक्सीन करवा ली, आज जो इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं लोग बच्चों की, मुझे खुशी है। अल्टीमेटली इनको चिंता तो हुई कि वैक्सीनेशन बच्चों को इतना जल्दी लगना चाहिए। पहले तो ये लोग प्रधानमंत्री जी का वेट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी लगवाए पहले, उसके बाद विपक्ष लगवाएगा, और इन्होंने वही किया। पर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे कांग्रेसी विपक्षी भाई अभी बच्चे में है जिन्होंने नहीं लगवाई है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो लगवा लें, खुद भी लगवाएं, अपने बच्चों को भी लगवाएं। देखिए, देश आज प्रगति की ओर है। हर चीज जो हम लोग पहले बाहर से इम्पोर्ट करते थे, चाहे वो किसी तरह की मेडिसिन हो, चाहे और भी किसी तरह की चीजें हो, हर चीज हिंदुस्तान। डीपी कौशिक जी, मैं पुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं आपको रोक रहा हूं, मैं सर आ रहा हूं आपके पास फिर से। पुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही है क्या आप मुझे? चलिए ठीक है, डीपी कौशिक जी बोलिए, आप बोलिए। तो मैं तो यही प्रदेश के लोगों से भी ये करता हूँ कि देश में व्यवस्थाएं बनाए रखें, हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगेगी। जो सरकार का वादा है, जो सरकार ने किया है, लोगों से उम्मीद जो लोगों ने रखी हुई है, उस उम्मीद पर खरी उतरेगी सरकार, और किसी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़ेगी, इसके भी हमें अपना जिम्मेवारी से कहता हूँ। और टाइम के अनुसार हमारा प्रदेश का हर बच्चा वैक्सीनेट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो विपक्ष इस बात की चिंता ना करे, व्यवस्था अच्छी होगी। और प्रदेश सरकार, ये सेंट्रल सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम आप लोगों को जो 70 साल की जो चीजें आप छोड़े गए हैं ना, उनको दुरुस्त करने में काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में और भी आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। और प्रदेश के लोगों से भी अपील करता हूँ, कहीं जो हमारा ये इस तरह की जो महामारी आई थी, से अभी हम लोग बहुत सेफ है। हरियाणा के अंदर पूरी तैयारी है, सरकार बिल्कुल उपलब्ध है किसी उसके सिस्टम में काम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास दोबारा से। पुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही हैं क्या आप? पुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही हैं क्या? हाँ पुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही हैं क्या? लगता है पुनीता जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ विनीत सिंघला जी, मैं आपके पास लौटते हुए मैम, और सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए आप विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, सरकार की जो खामियां हैं उसको गिनाने का काम
उसको बताने का काम आपका है, वो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखिए, ये एक बहुत बड़ी आपदा है, ये महामारी का दौर है, और इस महामारी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो वो जनहित में ये फैसला है। देखिए, अब सरकार ने बाजारों को बंद करने का फैसला लिया, मॉल्स को बंद करने का फैसला लिया, सिनेमा हॉल्स को बंद करने का फैसला लिया कुछ जिलों में, तो भाई वो लोगों की हिफाजत के लिए है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए लिया गया फैसला है। लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गलत है। तो भाई लोगों को तो बचाना होगा। सरकार, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, प्रशासन की। अगर वो नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि लोगों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं तो आपको समझना पड़ेगा ना कि सरकार जो फैसला ले रही है वो ठीक है या गलत है, उसका आकलन तो ठीक से आपको करना पड़ेगा। समझिए अमित जी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों बंद कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए। हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, इस तरह की विपदाएं आ चुकी हैं। ऐसे में जब बाजार बंद हो जाते हैं, जो व्यापारी हैं उनका दिल बहुत दुखता है, उनके घर में बच्चों को खाना देना है भाई। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप बंद क्यों कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम 100% लॉकडाउन के भी फेवर में होंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आप भाषणों में शेर होते हैं तो संकट के समय में आप ढेर क्यों हो जाते हैं। कि एक बात लेकिन आपके लिए एक लाइन जरूर कहूंगी कि बिकेगा भारत का कोना कोना, बीजेपी के लिए अवसर है कोरोना। कोरोना की जैसे ही मार आती है, यहाँ घोटाले शुरू हो जाते हैं छुपे अंदर। अब मैं आपको क्या क्या परतें खोलूं, जो पिछला जो कोरोना आया, कितने घोटाले बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने किए, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और आज आप बताइए कि डबल वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या इसमें भी कोई घोटाला है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये छोटे छोटे सवाल हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाजार क्यों बंद कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने ढील क्यों डाली, आपने अभी तक बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। बहुत भरपूर समय मिला आपको, हम लोग समय समय पर कहते भी रहे, हम स्कूल खुलने के फेवर में थे, लेकिन इस शर्त पर कि बच्चों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन तब आपने नहीं सुनी, आपने कुछ टाइम के लिए कहीं जगह पर स्कूल खोल दिए, कहीं नहीं खोले। टोटली अनप्लैन्ड और अव्यवस्था वाला काम आपका होता है, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो और बहुत सारे काम है जो उनके अपने फायदे के लिए हैं, जो सत्ता सुख के लिए हैं। अभी बहुत ही अफसोस के साथ मैं फिर से बताना चाहूंगी, जो डाडम में जो पहाड़ जो खिसका और जो वहां पर हमारे बेचारे मजबूर साथियों की जो मृत्यु हुई, तो क्या ये सरकार के द्वारा उनकी हत्या नहीं है? कहाँ व्यवस्था है सरकार की? हम तो व्यवस्था के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, हम लॉकडाउन के ऊपर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जरूरत होगी तो 100% लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जनता की जान ज्यादा जरूरी है, हर काम से ज्यादा जरूरी है। जान है तो जहान है। बिल्कुल। और एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त सरकार का मास्टर प्लान क्या है? क्योंकि अब ताली से, थाली से, मोमबत्ती से, इस सब से तो कोरोना भागने वाला नहीं है। जनता बेवकूफ बन चुकी, दोबारा नहीं बनेगी। तो अब आपका मास्टर प्लान क्या है? अगर आपको हमारी कहीं पर भी जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमारी जनता को बचाइए। हम जनता को इस तरह मरता हुआ दीपक कौशिक जी, देखिए विनू सिन्हा जी जो कह रही हैं, उनका ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रही है। और देखिए ये बात तो सही है, ये बात तो आप भी मानेंगे कि एक फैसला लिया जाता है सरकार की ओर से कि भाई 1 जनवरी के बाद जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लिए हैं कोरोना की, वो पब्लिक प्लेस पर जा नहीं सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अब अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग एकाएक अब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर भीड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कोई फैसला एकाएक लिया जाता है, जिसमें सिर्फ 1 हफ्ते का समय, 10 दिन का समय लोगों को दिया जाता है, तो सीधी सी बात है कि अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लोग अचानक से उनको लगेगा कि भाई मैं तो घर से बाहर ही निकल पाऊंगा ऐसी स्थिति में, तो वो क्या कराएगा? वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएगा ना ऐसी स्थिति में। अमित जी, आपने शुरू का दौर देखा होगा, कैसे हमारे विपक्षी भाई कैसे लोगों को बरगला रहे थे कि नहीं वैक्सीनेशन ये हो जाएगा, वैक्सीनेशन वो हो जाएगा। फिर भी हमारे प्रदेश के, देश के लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारे साइंटिस्टों पर विश्वास करके उन्होंने ये डोज लगवाई। हमारी सरकार ने देखिए कितने कैंप लगाए, घर घर जाके हमारे वॉलंटियर, बीजेपी का आप क्या सोचते हो कितने वॉलंटियर होंगे? हर बीजेपी के हर कार्यकर्ता घर घर जाके वैक्सीन लगवाने का काम कर रहा है। प्राइवेट गाड़ियां जा रही हैं, सरकार की तरफ से लगाई जा रही हैं। फिर भी लोगों को थोड़े से, जितने लोग कम अवेयर थे, उनको अब ऐसी सख्ताई देनी जरूरी होती है, क्योंकि देखिए वैसे हमारा प्रदेश, हमारा देश के लोगों को थोड़ा अवेयर होना होते हैं, लेकिन बहुत लेट होते हैं जाके।
क्योंकि ये हमारा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी देश के अंदर हैं जो इस चीज के लिए हमारा को अपने आप को भी थोड़ा सामाजिक बनना पड़ता है। डीपी कौशिक जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी बताइए कौशिक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल मेरा आपसे ये है सर, देखिए आज से आपने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू किया है। अभी उससे नीचे के बच्चे भी हैं, यानी कि 2 से 14 साल के बच्चे भी हैं, फिर शिशु आ जाते हैं जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी आपको वैक्सीनेट करना होगा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसमें इजाफा हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या देश में 1700 हो चुकी है, प्रदेश में 63 तक जा पहुंची है। ऐसे में आपको लगता है कि समय पर ये सब कर पाएंगे आप? इसमें देरी हो रही है, देरी हुई है। यस, देखिए मैं बताऊंगा आपको जी। पहले बच्चों का इतना ज्यादा ये असर नहीं हो रहा था बच्चों का, और न ही ऐसी उम्मीद थी कि इस तरह की महामारी बच्चों की तरफ भी जाएगी। जैसे ही बाहर से विदेशों से सिग्नल मिले, गवर्नमेंट ने उसी टाइम अपना काम करना शुरू कर दिया जी। उम्मीद उसके हिसाब से तो जैसे आंकड़े आए अभी बाहर के विदेशों से भी इस लेवल के इस एज के बच्चों में इस तरह का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, सरकार ने वो काम किया और बड़ी जल्दी से हमारे जो साइंटिस्टों हम तो शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत जल्दी इतना बड़ा अचीवमेंट पूरा करके और प्रदेश के बच्चों के जो हमारे अभिभावक थे उनको ये चीजें सुपुर्द की है। और मैं कहता हूँ, ये वादे से कहता हूँ कि विपक्ष बिल्कुल चिंता ना करे, प्रदेश सरकार, भारत सरकार बिल्कुल एकदम निश्चित है काम करने में, और जितना जल्दी हम लोग इस पे बाकी भी कार्रवाई हम काम इस पर लगे हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, तो प्रदेशवासियों को किसी तरह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, वो देखिए बाकी सरकार समय समय अनुसार जो भी गाइडलाइन आपके ऊपर से आएगी उसके हिसाब से आपके सब चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, पर मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ने वाली, और उस टाइम पे जो सरकार ने वादा किया है वो बच्चों को वैक्सीनेट करके आप लोगों को सबको एक खुशी जाहिर होगी। ठीक है जी। डॉक्टर पुनीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? हाँ जी, सुन पा रही हूं। हाँ, आपकी आवाज में आ नहीं रही थी उस वक्त, आप बोल तो रही थी लेकिन आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे, बीच बीच में आवाज आपकी कटती रही थी। ठीक है जी, वॉइस आपकी क्लियर नहीं थी। अब आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं मैम, क्या कहना चाह रही थी आप? हाँ जी, मैंने यही समझाना था कि जो आप कह रहे थे कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन पहले क्यों नहीं करा गया जी। इसके लिए देखो, हमें हर चीज के लिए एक पहले रिसर्च होना होता है कि हम ऐसी, जैसे बड़ों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बाकी सब देशों में भी एक रिसर्च किया जाता है, आपके उसके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम कोई वैक्सीनेशन या कोई भी और मेडिसिन को लॉन्च करते हैं। तो बड़ों का आ गया था, लेकिन बच्चों के लिए शुरू में वॉलंटियर्स भी कम थे, और उसके बाद जैसे जैसे आए वॉलंटियर्स आए, डाटा पब्लिश हुआ और वैक्सीनेशन की सेफ्टी देखी गई, तो उसमें देखा गया कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं, और जैसी सेफ्टी प्रोटोकॉल से पूरे फॉलो हुए और रिकमेंडेशंस हमारे को बाकी जगह से भी लेनी पड़ती है, तो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। कोई बात नहीं, देर से हुआ, लेकिन एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड। बाकी काफी देशों के हिसाब से हमने थोड़ा जल्दी शुरू करा है बच्चों की वैक्सीनेशन, और जरूरी भी था इसके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से थोड़े परेशान हो रहे थे कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वैक्सीनेशन के साथ उनको थोड़ा बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के साथ भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो करें। बच्चों को समझाना चाहते हैं कि वो उनको जाना जरूरी है तो ही बाहर जाएं, मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, और बिना मतलब कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड आने वाले हैं, उनको कोचिंग में भी जाना पड़ सकता है, टीचर्स के पास ट्यूशंस के लिए भी जाना पड़ता है, प्लस कई बार ग्रुप क्लासेस होती हैं, तो वैक्सीनेशन से उनको एक बूस्टअप मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी में इजाफा आएगा। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एफिकेसी जो वैक्सीनेशन की है वो 100% नहीं होती है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ मैम, देखिए अभी पहली डोज लग रही है, उसके बाद दूसरी डोज का इंतजार करना होगा, दूसरी डोज भी लगेगी। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो आंकड़े हमारे पास उसमें कहा जा रहा है कि 1700 तक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या जा पहुंची है। हरियाणा की बात करें तो 60 से ऊपर आंकड़ा ये जा पहुंचा है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, और जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, आपको नहीं लगता है कि फिर उसको हमें तेजी के साथ बढ़ाना पड़ेगा, आगे उसमें तेजी लानी पड़ेगी? हमें दूसरी डोज, हमें जो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में जो गैप है उसको भी काफी कम रखना पड़ेगा। नहीं, देखो बच्चों को तो कोवैक्सीन लग रही है, तो उसका डोज का टाइम ही 28 डेज के बाद सेकंड डोज लगाई जाती है। तो कोवैक्सीन का टाइम जो है, ड्यूरेशन सेकंड डोज का 28 डेज के बाद है। दैट मीन्स जिनको आज लग रही वैक्सीनेशन वो 31 के बाद कभी भी सेकंड डोज लगवा सकते हैं। दूसरा, स्कूल प्रबंधन को भी कहा गया है कि आप बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन के लिए इनकरेज कर रहे हैं, कि जो बड़े बच्चे 10th और 12th क्लास के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं
तो वो लोग वहां पे स्कूल में जब वैक्सीनेशन लगेगा तो वहां पे आई थिंक ये जो भीड़ भाड़ वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो वैक्सीनेशन का वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और ओमिक्रॉन का देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड भी देखा गया है, जहाँ पे कुछ देशों में वेव आ चुकी है तो वहां देखा कि ओमिक्रॉन जो है वो फैलता डेफिनेटली ज्यादा है, जल्दी से फैलता है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता है, विरुलेंसी है, वो थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हैं और इसकी जो हमने देखा था कि जो रिकवरी है वो भी बड़ी जल्दी हो रही है। तो हॉस्पिटल एडमिशंस काफी कम है, बट जिन बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज है या यंग बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है या यंग बच्चों को थोड़ा हाइपरटेंसिव है या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, थोड़े कोमॉर्बिड बच्चों को इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर वो मैक्सिमम काम अपना ऑनलाइन या घर रह के कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं। तो ऐसा देखा कि ओमिक्रॉन बड़े लोगों के लिए भी इतना जो है मतलब खराब नहीं आ रहा है, मतलब इतनी ज्यादा देखा कि डेथ रेट भी काफी कम है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हम लोग बाहर घूमना शुरू कर दें। और जो कायदे कानून हमारे को सरकार लगाती है वो हमारे फायदे के लिए लगाती है और पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सेकेंड वेव का जब इतना हमने बुरा हाल देखा, अप्रैल मई में जो बुरी हाल देखा, हमने उस बात को काफी लोग भूल गए। अभी भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप थर्ड वेव को पूरी तरह से आने से रोकना चाहते हैं तो कृपा करके जब तक जरूरी नहीं है तब तक बाहर मत निकलें, क्योंकि आप लोग ही मिलके गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलके थर्ड वेव को लाने से बचा सकते हो। पूरा तो नहीं बच सकते अब हम, क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अभी भी हमारे पास है कि अगर हम घर में रहें, जो पेशेंट को जरा सा भी खांसी या जुकाम है या बुखार है वो अपना घर में रहे, एटलीस्ट वो अपने एक बंद कमरे में रहेगा या अपने घर में रहेगा तो एटलीस्ट बाहर जाके लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जो टाइमिंग्स बोलेंगे ऑफिस में, अगर आपको जरा सा भी डाउट है आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से आपके ऑफिस के 20 लोग या 50 लोग इन्फेक्ट हो वो अच्छी बात नहीं है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है जो हमारी पब्लिक को समझनी चाहिए। और जब भी निकले मतलब चालान के डर से मास्क ना पहने, मास्क को अपने ड्रेस कोड ही बना लें कि घर से निकलना है, बिना मास्क के अपने निकलना ही नहीं है। तो आई थिंक अगर आप मास्क पहन के निकलोगे तो अपना तो बचाव करोगे ही। दूसरी बात, जब बाहर जाते हो मे बी आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन लेके आप घर आओ, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बट आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपकी वजह से इतने लोगों को इन्फेक्शन हो, तो इससे बेटर है कि आप अगर जरा सा भी आपको सिम्टम्स लगते हैं अपनी डॉक्टर से सलाह लेके अपनी दवाई कराइए, इलाज करिए और अपने घर में आइसोलेशन में खुद ही रह लीजिए। और अगर लगता है सांस में दिक्कत आ रही है, आप पल्स ऑक्सीमीटर से सांस में अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं या आपके जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनसे सलाह लेके अगर आपको जरूरत है कि भर्ती होना है तो भर्ती हुए। मतलब हमारा काम आपको डराना नहीं है, पैनिक फैलाना भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर अगर हमारा साथ देंगे तो जैसे हमने देखा कि डॉक्टर्स तो फर्स्ट वेव में भी 700-800 डॉक्टर्स की डेथ हुई, सेकंड वेव में भी 400 से ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हुई, फिर और भी उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई। तो मतलब एक जिनके ऊपर वायरल लोड है, जिनको मजबूरी है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना ही है, जिनकी मजबूरी है पुलिस वालों को जाना ही है और जिनकी मजबूरी है कि इनको बाहर निकलना ही, उनको तो जाना ही है, तो वो भी डबल मास्क पहन के रखें। लेकिन फिर भी वायरस ये नहीं देखता है कि ये छोटा बच्चा है या बड़ा इंसान है या कोई बहुत पैसे वाला है या बहुत गरीब है, किसी चीज को नहीं देखता। वायरस को अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल कम है, आपको इन्फेक्शन देना है तो देके ही जाएगा। तो बचाव का रास्ता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दीजिए और वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक एकमात्र टूल है जो हमारे लिए बचाव का रास्ता है। क्योंकि वैक्सीनेशन जिनको लगा है उनको देखा गया कि उनको इसकी इन्फेक्शन काफी कम हुई है, मतलब उनको एडमिशन की नौबत नहीं आई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सबकी भागीदारी से हम ये थर्ड वेव जो आ रही है उसको भी निपट सकते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डीपी कौशिक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? डीपी कौशिक जी, हाँ आवाज आ रही है आपको? आ रही है अमित जी, जी आ रही है। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि हम ये जानना चाहेंगे आपसे, देखिए क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी कह रही हैं इस बात को और हमने देखा भी है कि चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में चपेट में आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। भगवान ना करे कि हमारे देश में ऐसा कुछ देखने को मिले और अभी ऐसा कुछ देखने को मिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आपने भी सुना होगा कि भाई आप अगर अपनी तैयारी मजबूत रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो कैसी है और जो हमारा पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट है अस्पतालों के अंदर, उनके अंदर क्या स्थिति है सर, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो?
देखिए अमित जी, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इस तरह की महामारी जिस तरह की आप बता रहे हैं वो हमारे देश के अंदर ना ही आए तो अच्छा है। दूसरी, अगर हम लोग हर तरह से सक्षम है, पहले भी सरकार ने बताया है कि और लास्ट का जो हमारा कोरोना का टाइम रहा है वो भी उसमें भी प्रदेश में, तो देखिए हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है कि हर हमारे जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं, हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, जितने हमारे वॉलंटियर हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया और सबने मिलके, मैं तो कहता हूँ ऐसा पूरा प्रदेश एक ऐसी महामारी के दौर में खड़ा हुआ था, इकट्ठा खड़ा हुआ था और सब लोगों ने हर तरह की मदद, एक दूसरे की मदद की है। और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सब ने एक दूसरे की पूरी मदद की है। और हम आज के टाइम में सरकार ने इतनी अपनी पूरी तैयारी की हुई कि हम हर तरह से सक्षम है प्रदेश के अंदर। हर जो हमारी का जो ये लगा हुआ प्रदेश को चिंता है, तो इस तरह की बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रदेश सरकार पूरे अपने हर अच्छे उसके लिए तैयार है। बिल्कुल। विनीत सिन्हा जी, देखिए सरकार की तैयारी पूरी है और डीपी कौशिक जी इस बात का भरोसा भी दे रहे हैं प्रदेशवासियों को, जो लोग भी इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव इस डिबेट को देख रहे हैं, उनको ये भरोसा दे रहे हैं कि भाई आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार की तैयारी पूरी है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। आपको भरोसा होता है? नहीं होता। देखिए, चिंता कैसे ना करें, हमने जो सेकंड वेव में जो मंजर देखा, हम कैसे भरोसा कर लें सरकार पर। अभी आपने कहा कि अभी तो 15 से 18 साल तक वैक्सीन लग रही है, उसमें भी नहीं पता इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। उससे छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आप बताइए बूस्टर डोज का क्या सीन है? बूस्टर डोज ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद शुरू करेंगे। आप देखिए 3 दिन में 7,000 से 33,000 केसेस हो गए। इतनी तेजी से जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, अगर इस तरह से सरकार की ढिलाई रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और 60 साल से ऊपर क्या जो आम एक युवा इंसान है, अगर वो डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम है, इस बीच में अगर वो दोबारा से उस चपेट में आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जो दोनों डोज अगर ले भी चुके हैं तो उसका असर तो 7-8 महीने में जो बताया गया था वो खत्म हो जाता है। तो 7-8 महीने हो चुके हैं। आप बताइए इतनी तैयारियां कहाँ है सरकार के पास, तो कैसे भरोसा कर ले? हम कैसे चिंता मुक्त होकर बैठ जाए? चिंता तो बहुत है और हम चाहते हैं सरकार भी इसकी चिंता करे, हाथ पे हाथ धरकर ना बैठे और केवल झूठे भरोसे ना दे कि आप भरोसा कीजिए। केवल भरोसे से काम नहीं होगा, काम कीजिए, काम ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हमसे किसी तरह की मदद की जरूरत है तो लीजिए, शर्माइए मत, लेकिन जनता को बचाइए। ठीक है। डॉक्टर पुनीता जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है बार बार, एक और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखिए, ये मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जो वैक्सीनेट होने हैं, मतलब जो एलिजिबल हैं इसके लिए, 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? यानी कि जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, वहां पर किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक जगह कि उनके वो भूखे पेट नहीं होने चाहिए, खाली पेट नहीं होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, पहले से किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, उनको उल्टी दस्त पहले से ना लगे हो, कुछ ऐसा। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे इसको कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। जो बच्चे अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं, वो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो जब वो बच्चे आ रहे हैं वो इस बात को समझें कि अपना पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए, ताकि उनको वेट नहीं करने पड़े वहां पे जी। और अगर रजिस्ट्रेशन कराया होता तो आई थिंक नंबर वाइज उनको पता होता है कि हमारा नंबर कितने टाइम में हमारा स्लॉट है। और वैसे बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं करी गई है, उनकी लाइन अलग से बनाई जा रही है। फरीदाबाद में इटसेल्फ भी 60 से ज्यादा सेंटर्स में बच्चों की वैक्सीनेशन लग रही है। तो उसमें फर्स्ट बात तो है कि बच्चे डेफिनेटली खाली पेट हमें नहीं आना, किसी भी चीज के लिए खाली पेट नहीं आना, वो एक अलग बात है। आपको अगर कुछ बुखार या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ बुखार, तो भी आप वेट करिए घर पे, अभी मत निकलिए घर से बाहर। हाँ, उल्टी दस्त वगैरह है, मे बी आपको इन्फेक्शन हो चुका है और आप ये वैक्सीन अभी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है तो आप कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आके उसको और लोगों को भी फैला रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। प्लस वैक्सीनेशन, अगर आपको किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि मुझे किसी तरह से एलर्जी है। वैसे तो ये सब वैक्सीनेशन बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से बता के अपनी पूरी सलाह लेके वैक्सीनेशन लगवाएं। और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी
आप कम से कम आधा घंटा उस जगह पे वेट करें, चाहे थोड़ी दूर जाके बैठ के वेट करें, ताकि आपको अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है, अभी देखा नहीं गया कि आज भी काफी बच्चों को लगा, ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन आधा घंटा वेट करने के लिए बड़ों को भी कहा जाता है, लेकिन बड़े तो कई बार नहीं वेट करते, बट आधा घंटा वेट करने से एटलीस्ट कुछ बॉडी में रिएक्शन हो रहा है तो वो पता चल जाता है उसमें। और बाकी खाने पीने का इसमें कोई परहेज नहीं है, खाना पीना आप वैक्सीनेशन के बाद भी खाएं, खाना खाने पहले भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और अपनी सेकेंड डोज से जरूर ध्यान रखें, वो वैक्सीन में 28 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज लगना है, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें, और बार बार ये बात कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं या वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप अपने कोविड अनुरूप व्यवहार को मत बदलिए, आप मास्क जरूर पहन के आइए, अगर आपको लग रहा है भीड़ है तो आप डबल मास्क पहन लीजिए, शील्ड का उपयोग भी कर सकते हैं ताकि कम से कम आपको वायरस की इन्फेक्शन से बच सके आपके अगर साथ में कोई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और बच्चों में देखा गया है कि बच्चों में अपनी जो इम्यूनिटी का बूस्टर जो होता है वो वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे अभी बड़ों में भी ऐसा ही होगा कि वैक्सीन लगाने के 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट होता है और 10-15 दिन में उसकी शुरू होती है, और सेकेंड डोज के बाद ही थोड़ा सा उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है बच्चे के अंदर। तो ये नहीं कि वैक्सीन लगा और आपने सोचा कि आज हम बाहर घूमने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है आपको, और ध्यान रखना है आपने इस चीज के लिए। और जरा सा भी सिम्टम हो तो आपके जो भी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगा वो, या आपके जो पीडियाट्रिशियन है, आपके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे सलाह लेके अपना पूरा इलाज करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 15 से 18 साल के लिए तो फैसला सरकार ने ले लिया, लेकिन 2 से 14 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी, क्या फैसला उसके लिए लिया जा सकता है? क्या उम्मीद करें कि सरकार, देखिए ये तो बात सही है कि सरकार इस पर विचार कर रही होगी, और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं जाहिर सी बात है कि सरकार इसको लेकर चिंतित भी है, कि क्या उम्मीद करें कि मैम कि इनके लिए भी, यानी कि जो इसके नीचे के एज वाले, जो एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत जल्द वैक्सीन के बारे में सोचेगी? बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को भी इसके बारे में, क्योंकि बाहर के देशों में 12 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। ये माना जाता है कि 1 से 12 साल तक के बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है वायरस से या किसी भी और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और उनको बचपन के जो इंजेक्शन लगे होते हैं उसकी इम्यूनिटी का लेवल या बूस्ट उनका रहता है, क्योंकि 5 साल पे बूस्टर लगता है, फिर 10 साल पे बूस्टर लगता है। बस हमारे देश में जो 12 से 14 साल की एज ग्रुप को हमने छोड़ा है ना, उसके लिए थोड़ा सा हमें और बूस्टअप करना चाहिए हमारी रिसर्च को, कि जो 12 से 14 साल की एज ग्रुप हमारी रह गई, 12 से 15 साल की एज ग्रुप में उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में इस चीज पे रिसर्च हो चुका है कि 12 साल के ऊपर वैक्सीनेशन देना सेफ है। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू IMA कि आप इसको भी उस लाइन में ले आइए, ताकि जो 12 साल से 15 साल की एज ग्रुप के बच्चे भी जल्दी कवर हो जाएं, और विद टाइम धीरे धीरे जो वैक्सीनेशन सबके लिए रिसर्च आता जाएगा तो छोटे बच्चों में भी इसको ले लिया जाएगा। बट 12 साल से छोटे बच्चों को बाहर अभी वैक्सीनेशन वहां पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है। 3 साल की जो एज ग्रुप है उस ग्रुप को इंक्लूड आई थिंक हमारी सरकार कर रही होगी कोशिश, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए इस बारे में, बट अभी इसके बारे में कुछ हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे मैम, ये सवाल हालांकि मैं DP कौशिक जी से मैंने किया था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप IMA हरियाणा की प्रेसिडेंट हैं, तो आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे मैम कि अस्पतालों की तैयारी जो है वो किस तरह से आप देख रही हैं? अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, भगवान ना करे, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भगवान ना करे कि कोई ऐसी कोई स्थिति बने, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है वो पुख्ता है? बिल्कुल। और सेकेंड वेव में हाँ, और इसी में एक और सवाल मैं ये जोड़ रहा हूँ मैम कि जो सेकेंड वेव है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने 24 घंटे काम किया है। बिल्कुल, हमने हर तरह से, मतलब 1 मिनट भी वो रेस्ट जिसे बोला है वो हमें नहीं देखा। आपने देखा उन दिनों में हमारी शक्ल से ही पता चलता था कि हम लोग कितने ज्यादा टेंस और वो उस माहौल में हमने काम किया है। बट अभी हमारी जो हिसाब से है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट, जो ऑक्सीजन की कमी रही वो कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया गया, क्योंकि 50 बेड से जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें फरीदाबाद में ऑलमोस्ट सब में ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं, सब में बेड की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह की और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ESA मेडिकल कॉलेज, इन सब डॉक्टर्स की मीटिंग DC सर ने ले ली है, और एवरीडे शाम को 6 साढ़े 6 बजे एक रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें ये सब पता करा जाता है कि आज के हमारे कितने केसेस आए, कितने पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ी। ये सब चीजें
बहुत अच्छे से प्लान वे में चल रही हैं। और अभी तक के जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनमें हमने देखा गया कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट है। तो जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा पेशेंट 15-15, 20-20 दिन हॉस्पिटल में रहे, उस हिसाब से बेड ऑक्यूपेंसी में और बेड को रिटेन करना जो पेशेंट का था वो काफी कम है इसमें। तो उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि जो हमने बेड सब हॉस्पिटल्स को निर्देश दे दिए कि बेड खाली रखने हैं, आपने इतने % बेड खाली रखने हैं। ESI आपने देखा है शुरू से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। बीके में टाटा और कुछ CSR फंड के हिसाब से उसमें 100 बेड्स और ऐड करे गए हैं फॉर कोविड ओनली। तो देखते हुए लग रहा है कि सारे जो हमने ऑक्सीजन प्लांट्स में 5-6 बड़े हॉस्पिटल्स का भी ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन हो गया, ड्राई रन तक हो चुका है। तो अब जो ऑक्सीजन की कमी थी या मेडिसिन का पूरा स्टॉक सब कुछ हो चुका है। तो आई थिंक होपफुली सेकेंड वेव से बेटर थर्ड वेव में तैयारी है। बाकी देखो वायरस अभी आए थोड़े दिन हुए हैं, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी शुरू में हमें इतना बुरा नहीं लगा था कितनी खराब जाएगी वो, लेकिन सडनली आफ्टर 15-20 डेज सडनली स्पर्ट आया और पेशेंट्स को प्रॉब्लम हुई और एकदम बेड फुल हो गए। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि पैनिक ना करें। जिनको जरा सा भी सिम्टम है वो जाके एडमिट ना हो, वो बेड उन्हीं के लिए रिजर्व हो जिनको रियल में जरूरत है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनका सैचुरेशन लेवल बिल्कुल कम है। हमने देखा कुछ लोग डर के मारे ही एडमिट हो गए, वो नहीं, वो पैनिक नहीं चाहते हम। जरूरतमंद को बेड मिले और इसके लिए भी एक बेड कमेटी बनाई गई है और उसके लिए बोला गया है कि उसकी गाइडेंस के थ्रू ही एडमिशन होगा। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं रखेंगे आप जिनको की एडमिशन की जरूरत नहीं है, जो होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखा गया था सेकेंड वेव में भी घर घर से फोन करके पूछा जाता था कंडीशन। जो इतनी टीम्स बनी है उन सबके कोऑर्डिनेशन से होम आइसोलेशन को भी बहुत अच्छे से पेशेंट को मैनेज हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपना ध्यान रखें और पैनिक मत हो और पैनिक क्रिएट भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सेकंड वेव से एडमिशन के लिए जाएं, नहीं तो घर में आपका आई थिंक अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अच्छी बात यह है कि सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, उससे हमने सबक लिया है और अब ऐसे हालात पैदा ना हो या जो चीजें उस दौरान देखने को मिली थी उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, उस स्थिति में अब हम आ पहुंचे। विनू सिंगला जी, आपसे आखिरी कमेंट हम जानना चाहेंगे क्योंकि समय की बहुत कमी है मेरे पास। क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में, सरकार की तैयारी, प्रशासन की तैयारी और अब जो फैसला सरकार ने लिया है सबको मिलाकर के कोई आखिरी कमेंट अगर आप करना चाहें? देखिए, जो आज की स्थिति है वो डर की स्थिति है। जो अमीर आदमी है वो कोरोना से डर रहा है, जो गरीब आदमी है वो लॉकडाउन से डर रहा है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इस सब का एक बैलेंस बनाकर हमें चलना है। डर का माहौल ना क्रिएट करे सरकार। केवल यह ना सोचे कि हम सत्ता में हैं, हम जैसे भी कर सकते हैं। आप एक आम आदमी की तरह आम आदमी के लिए सोचें और जो भी करें जनता के हित के लिए करें, यही हमारा आग्रह है और प्रार्थना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनू सिंगला जी। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और डीपी कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उसको शुरू तो कर दिया है, लेकिन जो बाकी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका क्या होगा और उनके लिए अब सरकार की क्या योजना है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।